हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल SKMT क्लास से फिर से आपका स्वागत है। मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ प्रकाश के परावर्तन का नियम। प्रकाश के परावर्तन का नियम कि प्रकाश सीधी रेखा में, जानते हैं कि प्रकाश हमेशा अपनी सीधी रेखा में गमन करती है। तो क्लास 10th के फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, तो इस बार की बोर्ड परीक्षा में मैंने देखा है कि प्रकाश के परावर्तन से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा है। और अच्छे ढंग से अगर इस चैप्टर को आप पढ़ लीजिए तो प्रकाश के परावर्तन वाले चैप्टर से आप बहुत सारे सवाल का जवाब दे सकते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन को पहले हम समझते हैं कि एक चिकनी या चमकीली सतह होती है जो समतल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समतल होना चाहिए। जब कोई किरण इस पर पड़ती है तो फिर यह इसी दिशा में वापस, जिस दिशा से आती है उसी दिशा में वह वापस लौट जाती है। तो इसके वापस लौटने की घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। पहले इसको समझिए कि जब कोई किरण, आपतित किरण किसी समतल या चिकनी या चमकीली सतह पर जब पड़ती है तो फिर अपवर्तन के बाद फिर यह उसी दिशा में वापस लौट जाती है। तो वापस लौटने की जो घटना होती है उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जो ये है आपतित किरण, जो किरण इधर से आ रही है इसे हम बोलते हैं आपतित किरण, और ये है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण क्योंकि ये वापस जा रही है, और इसे हम अभिलंब बोल सकते हैं। इसे क्या बोल सकते हैं? अभिलंब। ये है अभिलंब। तो आपतित किरण, जब किरण आती है और किसी चिकनी या चमकीली सतह पर पड़ती है, समतल सतह पर पड़ती है, फिर यह उसी दिशा में वापस लौट जाती है। तो वापस लौटने की जो घटना होती है उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो आपतित किरण को हम I से डिनोट करते हैं, परावर्तित किरण को R से डिनोट करते हैं। ये किरण आती है ना, ये किरण रिफ्लेक्स होती है यानी वापस लौटती है। तो इंसिडेंट है, ये किरण इंसिडेंट किरण है, आती हुई किरण है, और ये वापस लौट जाती है। तो परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के नियम पर हम चर्चा की। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? अगर आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो उसका जवाब आप इस प्रकार दे सकते हैं। जब कोई किरण चिकनी या चमकीली सतह पर पड़ती है तो फिर वह उसी दिशा में वापस लौट जाती है। वापस लौटने की घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। कितने नियम हैं? दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। थोड़ा गौर से समझिए। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। प्रथम नियम जो इसका होता है, प्रथम नियम है आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही समतल में स्थित होता है या एक ही बिंदु पर स्थित होता है। एक ही समतल में स्थित होता है। समझ लीजिए इसको, एक ही समतल में स्थित होता है। इसका जो सेकेंड लॉ है कि आपतन कोण, यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे हम आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे हम परावर्तित कोण या परावर्तन कोण कहते हैं। तो आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण इसे आप लिख सकते हैं, यानी इस कोण I बराबर कोण R। यही परावर्तन के दो नियम है। परावर्तन के कितने नियम है? दो नियम है। ये प्रथम नियम है इसका कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में या एक ही बिंदु पर स्थित होता है। और दूसरा नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो प्रकाश के परावर्तन के ये दो नियम है। आगे मैं आपको बताने जा रहा हूं कि
दर्पण से संबंधित कुछ मुख्य बातों को मैं आपको बताने जा रहा हूं कि दर्पण के वक्ता केंद्र को आप कैसे पहचानेंगे, दर्पण के द्वारक को आप कैसे पहचानेंगे। दर्पण ये लिख लिए हैं आप लोग, तो नहीं लिखे हैं तो वीडियो को जूम करके स्टॉप करके आप इसको लिख सकते हैं। मैं आगे बढ़ रहा हूं और यहीं पे आपको याद हो जाएगा। प्रकाश का परावर्तन हमको लगता है आपको याद भी हो गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं, आपके पास बुक भी होगा। कुछ चीज़ों को पहचानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वैसे दर्पण 2-3 तरह के होते हैं। एक होता है समतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण। तो समतल दर्पण जो गोलीय दर्पण और समतल दर्पण है ना, गोलीय दर्पण, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलयिका। वैसे दर्पण 3 प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पण, समतल दर्पण और परवलयिका। लेकिन आप लोगों को जो पढ़ना है और मुख्यतः 3 तरह के दर्पण के बारे में आप लोगों को पढ़ाएगा। थोड़ा सा सुन लीजिए, आपको अभी यहीं पर याद हो जाएगा। तो कहेगा आपको 2 तरह से क्वेश्चन पूछता है कि किसी भी दर्पण को आप बिना छुए या छूकर कैसे पहचान करेंगे। इसको पहचानना बहुत ही आसान है कि इसके लिए हम क्या करते हैं कि दर्पण लेते हैं, बारी बारी से दर्पण को स्पर्श करते हैं। स्पर्श करने पर वैसे दर्पण जिसकी परावर्तक सतह बिल्कुल समतल होती है, क्या होती है, समतल होती है, उसे हम समतल दर्पण समझते हैं। जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसी होती है उसे हम अवतल, अ से अंदर, अ से अवतल, अ से अंदर, अ से अवतल, वो अवतल दर्पण होती है। स्व से समतल, और जिसकी परावर्तक सतह समतल होती है यानी समान होती है, प्लेन होती है, उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। इस बोर्ड की परावर्तक सतह क्या है, समतल है, तो ये हो गया समतल दर्पण। जिस दर्पण की परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसी होती है, अ से अंदर, अ से अवतल, जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसी होती है उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। और जिस दर्पण की परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी होती है उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। उससे उत्तल, उससे ऊपर, यानी याद रखें स अ उ माने स से समतल, यानी जिसकी परावर्तक सतह समतल होती है समतल दर्पण हुआ। अ से अवतल, अ से अंदर, जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसी होती है वो अवतल दर्पण होता है। और उ से उत्तल, उ से ऊपर की ओर यानी बाहर की ओर, जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी होती है वह उत्तल दर्पण होता है। और इसके बारे में मैं आगे में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले दर्पण की कुछ मुख्य बातों को हम लोग समझते हैं। दर्पण को तो आप लोग समझ गए कि वैसे गोलीय दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसी होती है उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। वैसे गोलीय दर्पण जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी होती है उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। और वैसे दर्पण जिसकी परावर्तक सतह जो होता है वह समतल होती है उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। और गोलीय और परवलयिका का परिभाषा है कि वैसे दर्पण जिसकी परावर्तक सतह पूर्णतः गोलीय नहीं होता है बल्कि अंडाकार होता है, पूर्णतः गोलीय नहीं होता है, वह क्या कहलाता है, परवलयिका कहलाता है। तो बारी बारी से हम दर्पण के बारे में, दर्पण के कुछ मुख्य बिंदु। चलिए दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ कि अवतल दर्पण में एफ तथा आर में हम संबंध स्थापित कैसे करेंगे। अवतल दर्पण में आर तथा एफ में संबंध स्थापित करें, संबंध स्थापित करें। यह पूछ सकता है या अथवा R बराबर 2F या F बराबर R/2। तो इसको साबित करने के लिए सबसे पहले हम एक अवतल दर्पण बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक अवतल दर्पण बनाएंगे। देखिए चलिए, ये है मुख्य फोकस और ये है सेंटर, ये है इसका पी। एक आपतित किरण है जो दर्पण पे परावर्तित होने के बाद मुख्य फोकस से गुजरती है, वहाँ से गुजरती है, मुख्य फोकस से गुजरती है। और हम क्या करते हैं, सी को बी से मिला देते हैं। ये है बी और ये है ए। वक्ता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम वक्ता त्रिज्या कहते हैं, जिससे आर से सूचित किया जाता है।
और मुख्य फोकस और पीसी की दूरी को हम एफ कहते हैं, यानी फोकस दूरी कहते हैं। इसको हम लिख सकते हैं कि मान लिया कि एक अवतल दर्पण है जिसकी प्रधान अक्ष पीसी, प्रधान अक्ष क्या हो गया, पीसी हो गया, प्रधान अक्ष पीसी के निकट तथा समांतर एक किरण है जो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस एफ से गुजरती है, ठीक है। कि ये भी एक किरण है जो दर्पण पर परावर्तन के बाद मुख्य फोकस एफ से गुजरती है। बी को सी को बी से मिलाते हैं, देखिए बहुत इजी वे में इसको आप बना सकते हैं। किताब में तो ऐसा बहुत लंबा दिया हुआ है, लेकिन आसानी से आप इसको बना सकते हैं कि मान लिया कि एक अवतल दर्पण है जिसके मुख्य अक्ष पीसी के निकट और समानांतर ए भी एक आपतित किरण है जो परावर्तन के बाद, यहाँ से देख रहे हैं, परावर्तन के बाद मुख्य फोकस एफ से गुजरती है। अब देखिए इस कोण को आप मान लीजिए 1, इस कोण को मान लीजिए 2, एक कोण को मान लिया 1, एक कोण को मान लिया 2 और इसको मान लीजिए 3। क्या मान लीजिएगा, 3 मान लीजिए। तो चलिए परावर्तन के नियम से हम देखते हैं क्या है। परावर्तन के नियम से जानते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। समीकरण नंबर 1। फिर ज्यामिति से हम क्या जानते हैं, ज्यामिति से हम जानते हैं कि क्या जानते हैं ज्यामिति से, बताइए कि ये ए बी और पीसी के समानांतर है, तो ये क्या हो जाएगा, एक कोण और एक कोण, क्योंकि ये तिर्यक रेखा है बीसी, तो एक कोण और कोण 3 क्या हो जाएगा, बोलिए कोण 3। इक्वेशन नंबर 2, कौन सा कोण है, एकांतर कोण है। कौन सा कोण है, एकांतर कोण है। समझ गए कि जब दो रेखा समानांतर होती है तो तिर्यक रेखा जब इससे मिलती है तो एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। अब चलिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से हम क्या देखते हैं कि जब 1 1 के बराबर है तो 2 3 के बराबर हो जाए, यानी कोण 2 बराबर कोण 3, कोण 2 बराबर कोण 3। तो 2 के लिए ये भुजा हो गया, तो ये भुजा क्या हो गया, बी एफ, यानी बी एफ बराबर हो गया सी एफ, बी एफ बराबर क्या हो गया, सी एफ हो गया। तो मान लिया कि बी पी के बहुत निकट है, पी के बहुत निकट है। गौर से समझिए इसको। तो हम बी की जगह पर क्या लिखेंगे, पी लिखेंगे, तो यानी पी एफ बराबर हो गया सी एफ। तो पी एफ का मान को दिया, पी एफ का मान क्या हो गया, ये दोनों कोण बराबर, तो इसकी भुजा भी आपस में बराबर हो गई। तो पी एफ का मान क्या होगा, देखिए पी एफ का मान क्या हो जाएगा, एफ हो गया, पी एफ का मान क्या हो गया एफ, और सी एफ का मान क्या होगा, सी एफ को हम लिख सकते हैं पी सी बटा 2। क्या लिख सकते हैं, पी सी बटा 2, चूँकि ये दोनों आपस में बराबर, यानी पी सी का ये मध्य बिंदु हो गया आप, तो पी सी का मध्य बिंदु क्या हो गया, आधा हो गया, यानी एफ बराबर हो जाएगा r/2 या r बराबर 2f। यही आपको साबित करना था। देखिए कितना आसानी से इस चीज़ को हम
साबित कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, इसको बहुत ही आसानी से आप साबित कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको अवतल दर्पण के बारे में बताऊंगा। तो बहुत आसानी से लिए कि मान लिया कि एक अवतल दर्पण है जिसके मुख्य अक्ष PC के निकट AB एक आपतित किरण है जो परावर्तन के बाद F से होकर गुजरती है। ठीक है, B को C से मिला देते हैं। तो परावर्तन के नियम से आप जानते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर देने, कोण 1 बराबर कोण 2, तो कोण 1 बराबर कोण 2 हो गया। ज्यामिति से भी आप जानते हैं कि कोण 1 बराबर कोण 3, क्यों? क्योंकि ये जब ये दोनों रेखा समानांतर होती है, तिर्यक रेखा इससे मिलती है, तो एकांतर कोण आपस में बराबर होता है। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से हम क्या जानते हैं? 1 और 2 से हम जानते हैं कि 2 जो है यह 3 के बराबर है, 2 जो है 3 के बराबर, तो 2 की जगह क्या है? BF हो जाएगा और 3 का क्या हो जाएगा? CF हो जाएगा। तो मान लिया कि B जो है P के बहुत निकट है। B क्या है? P के बहुत निकट है। तो B की जगह क्या लिख दिए? PF लिख दिए। PF बराबर होगा CF। तो PF का मान कितना है? PF का मान है कितना है? PF का मान F है। और PC क्या जाएगा? CF जो हो जाएगा PC का, चूंकि F क्या है? मध्य बिंदु है, तो CF क्या आ जाएगा? PC का आधा आ जाएगा, यानी PC बटा 2। PC का मान हमने कितना माना है? R माना, R बटा 2 या R बराबर 2F। इस प्रकार हम आसानी से अवतल दर्पण में R तथा F में संबंध स्थापित किए। ठीक है, इसके बाद मैं उत्तल दर्पण के बारे में आपको बता रहा हूं। उत्तल दर्पण में आप इसको कैसे साबित करें? मान लेते हैं ये उत्तल दर्पण है, ध्यान से देखिए, थोड़ा सा और इधर फिगर बनाइए। ये उत्तल दर्पण है, और से देखिए, पहले ही बता दिए हैं कि वैसे दर्पण जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर निकली हो उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। चलिए, थोड़ा छोटा ही फिगर, ज़्यादा बड़ा फिगर नहीं बनाए। इस पर किरण आती है, इस पर किरण क्या होती है? रिफ्लेक्स हो जाती है, या विसरित नहीं होती है, अपवर्तित हो जाती है किरण। और कहाँ से क्रॉस करेगी? मुख्य फोकस से। चलिए, ठीक है। चलिए, इसके आगे एक सेंटर होगा, वक्ता केंद्र होगा। यहाँ से ये किरण इधर से लौटी, और जानते हैं कि जब ये परावर्तित होगी तो एक किरण जो है रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ से क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्शन होगा। तो ये आपतित किरण है जो आके C पर मिलेगी। कहाँ मिलेगी? C पर मिलेगी। चलिए, अब मान लेते हैं इसको कोण 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। गौर से देखिए, इसको ले लिए कोण 1, इसको ले लिए कोण 2, इसको ले लीजिए कोण 3, इसको ले लीजिए कोण 4। इसको क्या ले लीजिए? कोण 4। गौर से देख लीजिए, और एक चीज़ और समझ लीजिए, ये हो गया आपका ध्रुव B। इसको भी ले लेते हैं AB किरण, इसको ले लेते हैं AB, P हो गया, समझ गए? तो यहाँ से P से F की दूरी को हम फोकस दूरी कहेंगे। P से वक्ता त्रिज्या करेंगे, जिसे हम R से सूचित करेंगे, R से सूचित करेंगे। अब देखिए, हम इसको हम आसानी वे में बना सकते हैं। तो हम लिखने की जरूरत नहीं, आप लिख लीजिए कि मान लिया कि एक उत्तल दर्पण है, मान लिया कि एक उत्तल दर्पण है जिसके प्रधान अक्ष PC के समानांतर और निकट, PC के समानांतर और निकट AB एक आपतित किरण है जो अपवर्तन के बाद, यहाँ अपवर्तित हो जाती है किरण, लौट जाती है अपवर्तन के बाद, है ना। यह किरण मुख्य फोकस से मिलती हुई नजर आती है। मुख्य फोकस से मिलती है, याद देखिए, मुख्य फोकस से मिल गई, मुख्य फोकस से मिलती है, F से होकर गुजरती हुई पर मालूम पड़ती है। उसके बाद हम क्या करते हैं? B को C से मिलाते हैं, B को C से मिलाते हैं। लिख लीजिएगा कि B को C से मिलाते हैं। कि मान लिया कि एक उत्तल दर्पण है जिसकी, लिखिए मैं लिखा देता हूं, कि मान लिया कि एक उत्तल दर्पण है जिसके प्रधान अक्ष PC के निकट समानांतर एक किरण AB दर्पण पर पड़ती है और अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस F से गुजरती हुई मालूम पड़ती है। क्योंकि ये उत्तल दर्पण है, और उत्तल दर्पण में हमें आभास होता है कि उत्तल दर्पण में सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, और अवतल दर्पण में काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। इसको याद रखिए,
तो क्या होता है, मालूम पड़ती है, एफ से गुजरती हुई मालूम पड़ती है, और बी को सी से मिलाते हैं, बी को सी से मिलाते हैं। अब चलिए आगे आते हैं। तो परावर्तन के नियम से अब आ जाएगा बनाने में, यहाँ से गौर से देखिए, परावर्तन के नियम से, परावर्तन परावर्तन के परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से हम क्या जानते हैं, कोण 1 बराबर कोण 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब परावर्तन के नियम से जानबे करते हैं आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। और आगे आइए, ज्यामिति से, ज्यामिति से आप क्या जानते हैं, ज्यामिति से जानते हैं कि संगत कोण है। तो कौन कौन संगत कोण है भाई, देखिए ध्यान से देखिए, ये रेखा, ये इस किरण को थोड़ा सा हम आगे अगर बढ़ा दें तो समानांतर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, जब भी समानांतर, तो ये तिरछी रेखा है, तो ये कोण 1 और कोण 4 क्या हो जाएगा, संगत कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संगत कोण। तो लिखते हैं कोण 1 बराबर कोण 4, इक्वेशन नंबर 2। क्यों, क्योंकि ये संगत कोण है। क्या है, संगत कोण है, संगत कोण है। संगत कोण कैसे, क्योंकि ए बी और पी सी समानांतर है। चलिए फिर, और देखिए यहाँ पर 2 और 3, कोण 2 बराबर कोण 3, इसको ले लीजिए इक्वेशन नंबर 3। क्या है कि 2 बराबर 3 होगा, क्योंकि ये क्या है, अभिमुख कोण है, यानी शीर्षाभिमुख कोण। जब देखते हैं कि 2 किरण जब आपस में मिलती है तो ये दोनों एंगल क्या होता है, आपस में बराबर होते हैं। देख रहे हैं ना, एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, तो ये दोनों कोण क्या हो जाए, शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा, है ना। अभिमुख कोण भी इसको हम लोग कह सकते हैं, सम्मुख कोण भी कह सकते हैं। चलिए, तो ये क्या हो गया, सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण है। सम्मुख कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। सम्मुख कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। चलिए अब देखते हैं समीकरण, बहुत ही इजी ट्रिक में बता रहा हूँ आपको। समीकरण 1, 2 और 3 से, समीकरण 1, 2 और 3 से, 1, 2 और 3 से देखिए, ध्यान दीजिए, 1 बराबर है 2 और 1 बराबर 4, यानी 2 जो है 4 के बराबर हो गया, और 2 जो है 3 के बराबर है। इसका मतलब है कि 3 किसके बराबर हो गया, 4 के। कोण 3 बराबर कोण 4, जब ये कोण 3 बराबर कोण 4 हो गया, तो इसका मतलब ये दोनों भुजा भी आपस में बराबर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं, है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं, कोण 3 के सामने की भुजा क्या, BF हो जाएगा। तो BF बराबर इसको हम लिख सकते हैं CF। फिर उसी तरह मान लिया कि, मान लिया यहाँ पर लिखिएगा, मान लिया कि B P के बहुत निकट है, B P के बहुत निकट है। तो क्या आ जाएगा, P की जगह पर, B की जगह पर क्या रखेंगे, P रखेंगे, तो PF बराबर हो गया CF। PF का मान आप जानते हैं, PF का मान कितना है, PF है, और CF को आप लिख सकते हैं PC/2, PC/2, यानी F बराबर, PC का मान कितना हो जाएगा, देखिए PC का मान कितना हो जाएगा, R हो जाएगा। PC बराबर यानी F बराबर R/2 या R बराबर 2F, यानी वक्ता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है, या फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या की आधी होती है। तो इस पर आपको सवाल भी पूछ सकता है। तो मैंने आपको 2 न्यूमेरिकल मैंने बताया, प्रकाश का परावर्तन बता दिया, उत्तल दर्पण में अवतल दर्पण में सूत्र स्थापित करना मैंने आपको सिखाया, और हमको लगता है बड़ी आसानी ढंग से आप इसको सीखे भी होंगे, बहुत अच्छा ढंग से इसको बनाए भी होंगे। तो वीडियो हमें अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए मैं क्यों बोलूँ आपको, अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए। वैसे मैं अपने काम में लगा रहूँगा, और हमारा जहाँ तक नॉलेज है मैं अच्छे से अच्छे ढंग से समझाने का आपको प्रयास करूँगा। फिर अगले सीरीज के लिए फिर इसका अगला भाग लेके हम अगले वीडियो में हाजिर होने के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।